अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई भी मुजरम जिस वक़्त जुर्म करता होगा तो जुर्म से पहले उसके ज़मीर की आवाज़ दस्तक ज़रूर देती होगी और जुर्म के बाद सज़ा का खौफ उसके ज़हन पे ज़रूर छाता होगा। अगर इसके बरक्स अमल होता है तो फिर ये सोसाइटी की कमज़ोरी है, कानूनी ढांचे की कमज़ोरी है या उस शख्स के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। हर इंसान अपने अंदर इन ख्वास को रखता है जिस वक़्त वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है। एक मज़दूर, हमारा ही एक मज़दूर, बीवी उसकी डिलीवरी के करीब थी, उसे लेके वो सिविल हॉस्पिटल गया रात के वक़्त। उसे पैसों की ज़रूरत थी, हमने पहुंचा दिए, हम आ गए। उसने शर्म के मारे हमें तफसीलात या मदद इसके बाद नहीं तलब की। वो सारी रात अपनी बीवी को लेके सिविल हॉस्पिटल शादी के बाद बैठा रहा कि डिलीवरी करवाएं। कई बेड खाली थे जिसका उन्होंने जवाब ये दिया कि इन पे 3 दिन बाद की बुकिंग है। अल्लाह जाने ये रेलवे की ट्रेन की बुकिंग थी और कहा कि कोई जगह खाली नहीं है। कोई इंजेक्शन मिलता है जिससे डिलीवरी लेट होती है, वो उसके लगाते रहे, वो लगा दिया। बेसहारा था, किसी रिश्तेदार की तरफ किसी तरफ बेचारा रात को 2-3 बजे गया। उधर रात को किसी दाई को उठाया गया किसी गांव में, बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई। बच्चे को सांस मुश्किल से आ रही थी। रात के आखिरी पहर वो फिर हॉस्पिटल पहुंचा। बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। एक ऑक्सीजन का झोंका जो है वो बच्चे को ज़िंदगी दे देता है, आगाज़ जिस वक्त उसकी बर्थ होती है। बच्चे की डेथ हो गई, किसी ने उसे ऑक्सीजन तक फराहम नहीं की। मैं सोचता हूँ जिस वक्त वो डॉक्टर्स गपशप लगा रहे होंगे, स्टाफ तवज्जो नहीं ले रहा होगा, क्या उनके ज़मीर ने दस्तक ना दी होगी? क्या उनके इस काम पे उन्हें सज़ा का खौफ ना आया होगा? यकीनन ना आया होगा, क्योंकि इन्हें सज़ा देने का मरहला क्या है? निज़ाम इंसाफ में इनका कोई बगाड़ क्या सकता है? ये अल्लाह ताला की अबाबीलें, ये अब्रहा के लश्कर को तबाह करने वाली अबाबीलें, ये वकला ही हैं। पुलिस की गुंडागर्दी हो, डॉक्टरों की ये हरकत हो, कौन है सिविल सर्वेंट्स के सामने आ सकता? कौन है जो वर्दी को अपनी खाल कहते थे उनके सामने आ सकता? कौन है जो ब्यूरोक्रेसी के सामने आ सकता अवाम के हकूक़ के लिए? ये अल्लाह ताला की अबाबीलें ही हैं जो ऐसे अब्रहा को तबाह करती हैं, उसके लश्कर को तबाह करती हैं। ये वकील ही हैं, ये काले कोट वाले वकील ही हैं। लेकिन जिस वक़्त हम आवाज़ अवाम के हकूक़ के लिए उठाते हैं तो अवाम हमारा ही साथ छोड़ जाते हैं। हमेशा हमें ही बदनाम किया जाता है। और लोगों, हमें तो सपोर्ट करो कि हमने आपके राइट्स इन दरिंदों से दिलवाने हैं। अगर हम फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले फौजी हैं, वकला इंसाफ के लिए, लोगों के मामलात के लिए, अगर हमें ही आप सपोर्ट नहीं करोगे, हमारा ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, हमारे लिए वकला गर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो हम आगे क्या कर सकेंगे यार? जिस तरह वो जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ुर में अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा था ना, मैं स्पीचेस सुनता हूँ गुज़रे हुए लोगों की,
उसने कहा था कि फौज नहीं लड़ती, लड़ती कौम है। इसमें कोई शक नहीं। अगर कौम की सपोर्ट हमारे साथ नहीं तो हम बुकला कुछ नहीं कर सकते। आप हमें सपोर्ट करें, हम ही हैं जो इन लोगों को ठीक करेंगे अल्लाह ताला के करम से। मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ और मैं इस दुआ को चेंज करना चाहता हूँ, ये दुआ भी रहे। मैंने देखा बहुत दफ़ा कहते हैं यार अल्लाह ताला इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, इसराइल अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी दे। आप इसके बरक्स तुर्की तारीखी ड्रामे देखें, अर्तगल या उस्मान वाले या दूसरे, आप क्या देखेंगे? इस्लामी वाक़यात पे मबनी स्टोरीज़ देखें, नावल देखें, सहाबा कराम के वाक़यात देखें। उसमें क्या था? उसमें यही था कि सहाबा ये दुआ कर रहे होते थे कि या अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे, या अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा कि हम इस सरज़मीन को आज़ाद करा सकें या दुश्मन पे गलबा हासिल कर सकें या दुश्मन को तबाह कर सकें। तो वो मदद अपने लिए अल्लाह ताला से मांगते थे, ना कि ये कि कौम मूसा की तरह कि अल्लाह ताला और उसका नबी तबाह करे उसे, दुश्मन को। तो आप देख लें हमारी दुआएं इस वक्त कौम मूसा की मिसल है। हम कहते हैं दुआओं में कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद फरमा, या अल्लाह इसराइल को तबाह फरमा। हम क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे, हमारी मदद फरमा। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ, अपने सिटीज़न से कहता हूँ, सिविल सोसाइटी से कहता हूँ, हमारी सपोर्ट करें, हम इंसाफ के ढांचे को बेहतर करेंगे। कानूनी लिहाज पे छोटा सा टॉपिक है, अहम है, बहुत अहम है, कानून के तुलबा के लिए बहुत अहम है, सीनियर्स के लिए भी अहम है। वो क्या कि देखिए डॉक्यूमेंट्स दो अक़साम की हैं एग्जिबिट्स के हिसाब से, शहादत में पेश होने के हिसाब से। एक है पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस, एक है नॉन पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस। जो पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस है ये वो दस्तावेज़ात हैं जो कि कौंसल वकील अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी पेश कर सकता है। जो डॉक्यूमेंट पर्सी एडमिसिबल नहीं है इन एविडेंस, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें वकील अपनी गवाही में अपनी दस्तावेजी शहादत का बयान कलमबंद कराते हुए एग्जिबिट नहीं करवा सकता। इसके लिए इसके सकराइद का या इसके किसी विटनेस का ज़रूरी है कि वो अपनी एविडेंस के दौरान इसको एग्जिबिट करवाए। तमाम तर पब्लिक रिकॉर्ड और उसकी सर्टिफाइड कापीज़, तमाम तर पब्लिक रिकॉर्ड और उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ ये पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस है। सिंपल फार्मूला मेरा तैयार करदा। किस हिसाब से आप देखिए, निकाह नामा ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप दे सकते हैं, लेकिन रसीद, वसूलियाबी रकम या अकरारनामा बै, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं। जमाबंदी पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे पटवारी की रिपोर्ट मौजूद है जो कि पब्लिक रिकॉर्ड का अगर हिस्सा नहीं है तो उसको खुद आना पड़ेगा। शुफा के दावे में जिस वक्त 3 साला औसत बै वो देता है तो खुद आता है। खसरा गर्दावरी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल नहीं है इसे, लेकिन ये पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस है। स्कूल का सर्टिफिकेट देने को फैमिली केसेस में दिया जाता है, लेकिन दर हकीकत ला ये कहता है ये पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, लेकिन चूंकि QSO और CPC एप्लीकेबल नहीं फैमिली केसेस पे, इसलिए दे देते हैं। चेक पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, देने को दे देते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट, वो पब्लिक रिकॉर्ड जिसकी सरकारी तौर पे कोई अदारा सर्टिफाइड कॉपी दे सकता है, वो पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस है। बैंक के मामला बैंकर्स एक्ट के तहत चलते हैं, बहुत सारे मामला। आपने देखा होगा कि FIR के अंदराज के बाद नक्शा मौका देखा गया, अब ये भी पब्लिक रिकॉर्ड है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तफ्तीशी या जो उसका विटनेस है वो नक्शा मौका को एग्जिबिट कराए, वो बरामदगी के नक्शे को कराए, वो फ़र्द बरामदगी को कराए।
क्यों? इस वजह से कि इस पब्लिक रिकॉर्ड की हस्ब ज़ाब्ता कॉपी जारी नहीं हो सकती। वो पब्लिक रिकॉर्ड जिसके हस्ब ज़ाब्ता कॉपी भी जारी हो सकती हो, वो पर्सी एडमिसिबल इन एविडेंस है। एक मुख्तारनामा है आपके पास असल, एक बैनामा है आपके पास असल, जिसकी वैलिडिटी जिस वक्त चैलेंज होगी और डेपोनेंट उसका रिजाइल कर जाए अपने फॉर्मर स्टेटमेंट को, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसके असल को पेश करें। अगर असल अवेलेबल नहीं है, फिर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे उसकी सर्टिफाइड कापी है। सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल का उस तौर मुतबादल नहीं, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ती हैं। इंतकाल चैलेंज हो, पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर, इनकी एविडेंस इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बगैर ऐसा इंतकाल जिसकी वैलिडिटी चैलेंज हो, जिसकी सेंक्टिटी चैलेंज हो, ये रिटेन नहीं रह सकता, एक्सेप्ट ये कि डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आए जैसे लॉ ऑफ एस्टॉपल या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सपोर्ट कर जाएं। डिस्चार्ज सेशन जज कर सकता है, नहीं कर सकता। डिस्चार्ज को जिन मानों में हम लेते हैं कि अक्यूज गिरफ्तार है और उसको छोड़ना, तो वो तो मजिस्ट्रेट ही करेगा। लेकिन अगर हम समझते हैं कि डिस्चार्ज बहुत सारे मीनिंग में जैसे वो अपनी वसत रखता है, तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे मामलात में सेशन जज भी डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर आप मानी वही लेते हैं कि पुलिस कस्टडी में था और अब डिस्चार्ज उससे किया जा रहा है 63 में, जिस तरह से आप तसव्वुर रखते हैं, तो फिर वो उसका या एविडेंस डिफिशिएंट होने पे वो फिर मजिस्ट्रेट ही करेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।